सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो यार। आज की वीडियो यार थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज की वीडियो का अगर मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊं तो किस बिहाफ पे हम वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली हमारा मेन फोकस रहेगा यार लर्निंग विद प्रोजेक्ट। ये हमारा मेन फोकस है वीडियो का, लर्निंग विद प्रोजेक्ट। इस बिहाफ पे हम यार वीडियो को बना रहे हैं। वीडियो में हम यार एक छोटा सोशल मीडिया ऐप बनाने वाले हैं जो कि काफ़ी दिन लेगा, मतलब एक हफ्ता करीब ले लेगा इसको बनाने में। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना लर्निंग विद प्रोजेक्ट, इसके अंदर हम ये करेंगे कि मैं तो यार कोई टीचर तो हूँ नहीं, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए ये मान के चलो मैं इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वो आपके सामने बना रहा हूँ। कोई इसमें स्क्रिप्ट नहीं है कि मेरे को पहले से ही पता होगी सारी चीज़ें और मैं बस टाइप करता रहूँगा, नहीं, वो चीज़ नहीं है इस वीडियो के अंदर। अगर मुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके सामने ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद करोगे। ये सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अगर आप ज़्यादा अच्छे हो, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हो, तो यार आप मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हो प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने में। क्योंकि जनरली क्या होता है, आप यूट्यूब से स्टडी करते हो और आप स्टडी करने के बाद काफ़ी सारे एरर्स आते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते समय। वो यार पता नहीं लगता कि उनको कैसे रिजॉल्व करें, और रिजॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। यार आप मेरी मदद करोगे वीडियो के थ्रू। इस वीडियो के थ्रू आप मेरी मदद करोगे कैसे आप जो है प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है सेम इसी प्रोजेक्ट को बनाते समय, तो मैं आपकी मदद करूंगा। यार ये गिव एंड टेक वाला हिसाब रहेगा और दोनों तरफ से लर्निंग का हिसाब रहेगा कि हम जो है लर्निंग करेंगे। हमारा मेन फोकस होगा लर्निंग का। यहाँ हम प्रोजेक्ट तो बिल्ड कर रहे हैं लेकिन मेन फोकस यही है कि हम कितना अच्छा सीख सकते हैं चीज़ों से, ठीक है ना। यही इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है। और इसमें हम जो बनाने वाले हैं वो एक सोशल मीडिया ऐप होगा छोटा सा, जिसके अंदर हम सारे ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म करेंगे। बेसिकली 4 ऑपरेशन तो हर चीज में होते हैं। वो होते हैं सी, यू, आर और डी। कर्ड ऑपरेशन, क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट। मतलब क्रिएट करना पोस्ट को, अपडेट करना डेटा को, रीड करना डेटा को और डिलीट करना डेटा को। ये 4 ऑपरेशन तो सब में होते हैं। सबसे पहले जो चीज हम इसके बिहाफ पे बनाने वाले हैं वो है यूआई, यूजर इंटरफेस। हम सबसे पहले बनाएंगे अपने ऐप के लिए, ठीक है ना, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे रिएक्ट। बेसिकली कहे तो मन स्टैक का इस्तेमाल करेंगे। जो मन स्टैक होता है उसके अंदर अगर मैं बात करूं, एम, ई और आर और एन, ये 4 मेन पॉइंट होते हैं मन स्टैक के अंदर। जिसमें एम होता है हमारा मोंगो डीबी, डेटाबेस का काम करता है। और ई जो होता है हमारा वो होता है एक्सप्रेस, जो कि लाइब्रेरी है हमारी नोड की। और आर जो होता है वो रिएक्ट होता है। और एन जो होता है वो हमारा नोड होता है। तो ये जो हम ये इस पूरी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे अपना सोशल मीडिया ऐप बनाने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि वीडियो ऐप बनाने के लिए, हम जंप करते हैं यार फटाफट से कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम सबसे पहले यूआई बनाएंगे। अब एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ये पता है कि हमारे पास ना वेब डेवलपमेंट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड और एक होता है फुल स्टैक। तो हम जिस सीरीज पे हम वर्क करने वाले हैं वो है फुल स्टैक। फुल स्टैक के अंदर मतलब हम फ्रंट एंड भी बनाएंगे और बैक एंड भी बनाएंगे। अब फ्रंट एंड और बैक एंड की अगर थोड़ी नॉलेज दूं मैं यहाँ पर, ये बात ये है कि फ्रंट एंड मतलब जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सके। फोन में कोई भी ऐप होता है तो आप उससे इस्तेमाल कर सकते हो अपने काम के लिए, तो वो तो फ्रंट एंड वाला हिस्सा है। बैक एंड मतलब कि यूजर से क्या कराना है वो हम डिसाइड करेंगे कि उसको कब कौन से बटन पे क्लिक करना है अपने अकॉर्डिंगली, और बटन पे क्लिक करने के बाद वो कहाँ पर जाएगा, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। तो ये 2 पहलू होते हैं हर एक ऐप के। हम फ्रंट एंड क्रिएट करने वाले हैं। मैं अपना यहाँ पर VS कोड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ये VS कोड मैंने ओपन कर लिया है और मैं अपना एक फोल्डर बनाया मैंने जो कि हमारा है मन प्रोजेक्ट के नाम से। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं फोल्डर को, और मैंने इसको फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं। अब रिएक्ट ऐप क्रिएट करना है हमें, ठीक है ना। अब आराम से चलते हैं एकदम। रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए कमांड होती है, अगर नहीं भी पता है तो ध्यान से देखो। रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए कमांड होती है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, बस। और फिर उसके बाद अपने ऐप का नाम लिखो। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड बनाने वाले हैं, तो फ्रंट एंड लिखने के बाद सीधा एंटर क्लिक कर दो। यहाँ पर हमारा ऐप क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एंटर क्लिक कर दिया, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको क्रिएट करने में। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है। बेसिकली अगर मैं बताऊँ ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, मैंने टाइमर लगाया था 65 मिनट का, जो कि मैं स्टार्ट करना भूल गया, कोई बात नहीं। ये इतनी बड़ी होने वाली है वीडियो। अभी यहाँ पर ऐप को क्रिएट होने देते हैं। ऐप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है।
सो टाइम लगता है थोड़ा सा, इसको देखते हैं, क्रिएट होने देते हैं। तब तक के लिए यार मैं बता देता हूँ कि हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं एज अ CSS के तौर पे। हम क्या इस्तेमाल करेंगे UI को क्रिएट करने के लिए। सो अगर मैं बताऊं कि हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, सो हम इस्तेमाल करने वाले हैं टेलविंड CSS का, जो कि हमारी CSS की लाइब्रेरी है। सो इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका इस्तेमाल जो है हम अपने प्रोजेक्ट के लिए करेंगे। सो यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रोसेस दे रखा है कि इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हम रिएक्ट के अंदर। सो इसको इंस्टॉल करेंगे। मैं पहले देख लूँ कि मेरा ऐप इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। सो ये अभी टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में। रिएक्ट ऐप जो है वो क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। सो अब रिएक्ट ऐप क्रिएट होने के बाद अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो ध्यान से देखना, स्टार्ट करने की ना एक कमांड होती है, वो होती है npm स्टार्ट। अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं जस्ट एक कमांड डालूंगा और ये मेरा जो रिएक्ट ऐप है ना ये स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ये नहीं, ये सबसे मेन एरर है। पता है यहाँ पर क्या होता है, जनरली हम नए होते हैं ना रिएक्ट के अंदर तो हमें पता ही नहीं लगता कि ये एरर आ कैसे रहा है। ये एरर पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जिस फोल्डर को क्रिएट करा है ना उस फोल्डर को हमने सिलेक्ट ही नहीं करा अपने टर्मिनल के अंदर। हमने केवल मर्न प्रोजेक्ट को ही सिलेक्ट करा है। तो फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए ना एक कमांड होता है cd, मतलब डायरेक्टरी को चेंज कर लो। जनरली हम फोल्डर को टर्मिनल के लिए डायरेक्टरीज बोलते हैं। तो cd और फिर उस फोल्डर का नाम लिख दो जहां आप जाना चाहते हो, फ्रंट एंड, एंटर कर दो। अब हम कहाँ आ गए, अपने फ्रंट एंड वाले फोल्डर में आ गए। अभी मैं इस फोल्डर को ओपन नहीं करूंगा। यहाँ पर अब कमांड लिखो npm स्टार्ट। अब मैंने इसको लिखा है यहाँ पर और सीधा एंटर, npm स्टार्ट। अब यहाँ पर जो हमारा रिएक्ट ऐप है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली गूगल पे जाके ओपन हो जाएगा। तो देखो ये स्टार्ट हो रहा है और ये थोड़ा सा टाइम लेता है शुरुआत में। तो ये जो है ओपन हो गया है यहाँ पर। अब लेकिन हमें क्या करना है, एक चीज ध्यान देनी है। होने देते हैं इसको ओपन। हाँ, सो ये ओपन हो गया है। सो ये सारी चीजें तो यार रिएक्ट में आती हैं। अब एक काम करते हैं, अपनी ना फाइल्स को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्ट की तरफ से बहुत सारा माल मसाला आता है जो कि प्री बिल्ड होता है। तो उन सारी चीज़ों को हटा देते हैं फटाफट से, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को ढंग से बना पाए। तो यार देखो app.js फाइल में जाओगे ना, तो यहाँ पर div है, ठीक है, इसको हटाओ और इसमें ये लगा दो। इन्हें हम रिएक्ट फ्रैगमेंट बोलते हैं। जनरली मैंने ये जो ब्रेसेस लगाए हैं इन्हें हम रिएक्ट फ्रैगमेंट बोलते हैं। अब मुझे इस चीज़ में एक डाउट है कि मैं ये सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं अगर दिखाऊँ रिएक्ट फ्रैगमेंट, सो सिंपल, ऐसा ही तरीका होता है यार देखने का, रिएक्ट फ्रैम सिंपल। सो हाँ ये देखो मैं एकदम सही था, इन्हें हम रिएक्ट फ्रैगमेंट बोलते हैं। तो ये हमारे जो है इस्तेमाल होते हैं। अभी मैं बताऊंगा ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। app.css में जाएंगे और इसको भी क्लीन कर देंगे, ठीक है। और index.js को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जनरली हम इसमें क्या क्लीन करने वाले हैं, ये जो इसमें लिखा हुआ है ना, कमेंट हो रखा है, इसको क्लीन करो। रिपोर्ट वीटल को भी क्लीन करो और इसको भी यहाँ से हटाओ, ठीक है। अब ये सही है। अब ये देखो, अगर मैं अब जाके देखूंगा हमारा ऐप कैसे दिख रहा है, तो मुझे थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा। बेसिकली अभी क्यों नहीं हुआ, मतलब मैंने सब कुछ हटा दिया, अभी क्यों नहीं हुआ। सो यहाँ पर ना हमें पता है app.js में जाके कंट्रोल S दबाना पड़ेगा। अब ये देखना गया, ठीक है ना। अब वो क्यों चला गया, क्योंकि हमने सेव कर लिया फाइल को और यहाँ पर कुछ है ही नहीं। और सेव करने के लिए हमारे पास कमांड होती है Ctrl+S, ठीक है। लोगों को भी यहाँ से हटा देते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं हमें। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर लो वीडियो को, या फिर आप फटाफट कर लो। अभी बाकी चीज़ें हम बाद में हटा देंगे। अब मैं यहाँ पर देखो इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है ना। ये हमने हटा दिया। अब ये हमारा रिएक्ट ऐप चल गया है ना। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ मैं एक h1 टैग का इस्तेमाल करूँगा, जिसमें लिखूँगा मैं हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज हमारी तारीख 1 जनवरी है। सो लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर और मैं इसको सेव कर दूँगा। देखो हैप्पी न्यू ईयर लिखा आ गया यहाँ पर, ठीक है। सो सबको हैप्पी न्यू ईयर यार, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि अब ना टेलविंड को देखते हैं। मैंने अभी बताया था कि हम टेलविंड का इस्तेमाल करेंगे। सो अब हमें टेलविंड को इंस्टॉल करना है अपने रिएक्ट के अंदर। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए ना हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रेमवर्क गाइड। रिएक्ट हमारा एक फ्रेमवर्क है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ तरीके दे रखे हैं रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले कहा है इसने रिएक्ट ऐप को क्रिएट कर लो, फिर उसमें जाओ प्रोजेक्ट में, फिर वहां पर ये कमांड डाल दो। पहले इस कमांड को इंस्टॉल कर लिया, सॉरी कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर दूसरी टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, क्योंकि एक पे तो रिएक्ट ऐप चल रहा है, तो दूसरी टर्मिनल ओपन कर लिया हमने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का आइकन दबाना है, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं।
cd फ्रंट एंड। अब हम रिएक्ट ऐप के अंदर आ गए, अपना कमांड यहाँ पेस्ट कर दो और हमारी टेलविंड सीएसएस यहाँ पर इंस्टॉल होने लग जाएगी। और मैं ये भी बताऊंगा कि हमें भी पता कैसे लगेगा कि ये इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब इसको होने देते हैं। देखो ये हो गई। अब जाना है पैकेट डॉट जेसन में। देखो पैकेट डॉट जेसन ना येलो पड़ गई। अब देखो पैकेट डॉट जेसन में जाओगे ना, तो यहाँ पर देखो लिखा आएगा टेलविंड। आ गया टेलविंड सीएसएस, तो ये इंस्टॉल हो गई। अब इसको इनिशियलाइज करते हैं, मतलब लागू कर देते हैं एक तरीके से, ये कह सकते हैं। ये अब इनिशियलाइज हो गई। अब हमारी यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। होने देते हैं फाइल को क्रिएट। हाँ देखो हो गई, टेलविंड डॉट कन्फिग डॉट सीएसएस। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इस चीज़ को कॉपी करना है। देखो यहाँ पर दे रखा है, इस चीज़ को कॉपी करो और इसको डाल दो टेलविंड में। ठीक है, अब इसको सेव कर लो। अब इसको सेव कर लो है। अब इसको सेव कर लिया। अब इसको सेव करने के बाद हमने ये क्या करा, हमने अपने कंटेंट के अंदर पाथ दे दिया जो हमें पाथ चाहिए। बोलू वहीं गया है? बोलू हाँ वहीं गया है। अरे डिस्टर्ब मत करना मेरे को, ठीक है। अब हमने ये कंटेंट के अंदर अपना पाथ दे दिया है। वो ये पाथ है कि जो हमें पाथ चाहिए अपनी प्रोजेक्ट के लिए, फाइल्स के लिए, जहाँ पर हमें अपनी टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल करनी है, वो पाथ हमने यहाँ पर दे दिया है। बेसिकली ये इसी के लिए होता है। अब एक काम और करते हैं कि अपना ये वाली कॉपी करते हैं और इसको index.css में डाल देते हैं। सो index.css में मैंने क्या कर दिया, इसको कॉपी कर देते हैं। ये भी कॉपी हो गया यहाँ पर हमारा। और अब लास्ट काम बचा है कि हमें npm रन स्टार्ट कर देना है अपनी स्क्रिप्ट को चालू करने के लिए। सो सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहले हमने टर्मिनल ओपन कर रखी थी उसको बंद कर देते। Ctrl+C दबाओगे ना, यस करोगे तो ये बंद हो जाएगा रिएक्ट ऐप। अब हमारा रिएक्ट ऐप बंद हो गया। ये कैसे पता लगेगा, देखो ये लोड होता रहेगा क्योंकि हमारा रिएक्ट ऐप बंद हो गया। और देखो ये आ गया, तो रिएक्ट ऐप बंद हो गया हमारा। तो अब उसको दोबारा ऑन करना है, तो लिखेंगे npm रन स्टार्ट। अब हमारा रिएक्ट ऐप चल जाएगा, साथ में टेलविंड सीएसएस भी चल जाएगी। तो इसको स्टार्ट होने देते हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा है। अब देखो ये स्टार्ट हो गया। देखो साइज पहले कुछ और आ रहा था, अब जो साइज है वो छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारी जो टेलविंड सीएसएस है वो अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो गई है। अब टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल हो गई तो इसको चेक करना है कि ये इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, इसमें क्लास लेके देखो। क्लास नेम होता है जनरली रिएक्ट के अंदर क्लास की जगह पर। तो यहाँ पर लिखो टेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो हमें कोई सजेशंस नहीं आ रहे। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें कोई सजेशंस नहीं आ रहे, इसके बारे में अभी देखते हैं। बेसिकली सजेशन आने चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। सो सजेशंस देखते हैं कि हमें सजेशंस क्यों नहीं आ रहे। जनरली चलो मुझे कमांड याद है, मैं लिख लेता हूँ अगर नहीं भी आ रहे तो। टेस्ट येलो 500 सेव करते हैं। देखो ये येलो बन गया, आ गया ना येलो। अब लेकिन यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम आ रही है हमें। अब मुझे तो कमांड याद है सारी, लेकिन अगर जिनको कमांड याद नहीं है वो लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर अगली कमांड लिखूँ, जैसे टेलविंड सीएसएस की बीजी, ये कमांड नहीं है बेसिकली, वही सीएसएस है नॉर्मल तरीके से, अगर आपने कभी सीएसएस पढ़ी हो तो। बीजी रेड 500, मतलब मुझे बैकग्राउंड दे तो रेड कलर का 500 फॉन्ट के साथ। देखो ये मेरा बैकग्राउंड लग गया, तो ये तो हमारा चल गया यहाँ पर। अब देखो बेसिकली कमांड को लाने के लिए ना आप ये क्या करो, हमारे पास एक एक्सटेंशन होता है टेलविंड का, उसको इंस्टॉल कर लो। सिंपल सी बात है। ओके मैं एक्सटेंशन क्यों लिख रहा हूँ, टेलविंड लिखो और इसको इंस्टॉल कर लो। सिंपल सा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जनरली क्या मैंने ये तो इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन रिएक्ट में ना कुछ दिन से ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये ना कमांड चल नहीं रहे। क्यों? अब ये मुझे पता नहीं, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्विच टू प्री रिलीज वर्जन कर दूँ तो हमारा एक नया वर्जन भी हो जाता है। मतलब वो वर्जन जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है लेकिन हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हमारी CSS हट गई। ऐसा क्यों क्यों हुआ, तो देखते हैं। app.js
क्योंकि वो इसलिए हट गई क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है। अब देखते हैं कि हमारे पास BG रेड 500 ओके नहीं आ रहे हैं अभी भी। चलो कोई नहीं, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पर गूगल का इस्तेमाल करते हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि हमारे पास हाउ टू गेट सजेशंस फॉर टेलविंड इन रिएक्ट। अगर आपको पता हो तो कमेंट करना ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। सो टेलविंड इंटरनेट डज नॉट प्रोवाइड सजेशन इन रिएक्ट। पहले ही ये प्रॉब्लम जो है आ चुकी है किसी के पास कि जो सजेशंस जो है प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इसको कैसे फिक्स करें। तो ये कह रहा है आई क्रिएटेड रिएक्ट ऐप, मैंने ये क्रिएट करी रिएक्ट ऐप, ऐसे फाइल्स वगैरह ढूंढता हूँ मैं इसके सॉल्यूशन को और देखता हूँ कि सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, फिर मैं आपको आके बताता हूँ, ठीक है ना। सॉल्यूशन फाइनली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो कि मुझे यहाँ पर मिला। दिखा देता हूँ कैसे मिला मुझे। उसी के नीचे जहाँ पर हम थे उसी के नीचे मुझे मिला हाउ टू फिक्स ग्रीक्स फॉर ग्रीक पे इसका सॉल्यूशन मिला मेरे को। तो इन्होंने कहा कि आपके पास एक फाइल होनी चाहिए जिसका नाम क्या है, पोस्ट css.config.js। इस फाइल का इस्तेमाल करो और इसको क्रिएट करने के बाद ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दो। तो मैंने ही यही करा। मैंने क्या करा, अपने यहाँ पर पोस्ट css.config.js, नाम याद रखना क्या है, पोस्ट css.config.js, उसके अंदर मैंने ये फाइल क्रिएट करी। और ये फाइल किसी अलग फोल्डर के अंदर नहीं है, देख सकते हो ये बाहर ही है। तो मैंने फाइल क्रिएट करने के बाद उसमें सारा डेटा उसके अंदर डाल दिया। अब डेटा यहाँ पर मिल गया तो मैंने Ctrl+S दबा के सेव करा, और सेव कराने के बाद मैंने अपनी app.js में कमांड लिख के चेक करा। अगर देखो मैं यहाँ पर कमांड लिखता हूँ टेक्स्ट येलो, देखो कितने अच्छे तरीके से मिल रहा है, बैकग्राउंड कलर रेड टेक्स्ट येलो। अब इसको चेक करते हैं कि रिएक्ट में दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। देखो दिख रहा है रिएक्ट में, अगर दिखाऊँ तो हमें रिएक्ट में काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यार हमारी टेलविंड CSS की प्रॉब्लम तो फिक्स हो गई। सो चलो अब अपने पेजेस पर वर्क करते हैं, ठीक है ना। धीमे धीमे बढ़ते हैं आगे, और भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आने वाली हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट बना देते, एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट के नाम से, ठीक है, कंपोनेंट्स के नाम से। और एक फोल्डर बनाएंगे पेजेस के नाम से, और एक फोल्डर बनाएंगे हम कॉन्टेस्ट के नाम से। बेसिकली अभी कॉन्टेस्ट का इस्तेमाल नहीं है तो छोड़ दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एंड में बताऊंगा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो अभी हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम अपना होम बनाएंगे। पेजेस के अंदर सबसे पहले आएगा हमारा home.js। अब यहाँ पर देखो, हाँ हम यहाँ लिखेंगे RAFCE। जैसे हम लिखेंगे RAFCE, एंटर क्लिक कर देंगे। एंटर क्लिक करने के बाद सीधा हमारी फाइल एक्सपोर्ट भी हो जाएगी और सिंटैक्स भी क्रिएट हो जाएगा उसका। सो अब ये फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गया होम, तो इसको क्या करेंगे app.js में कॉल कर लेंगे। सो हम करेंगे होम, देखो अपने आप ही सजेशन आ जाएगा, होम आ गया, और यहाँ स्लैश दबा देंगे। अब देखो हमारा होम आ चुका है, होम आ गया। देखो जो होम में लिखा हुआ था, मतलब हमने क्या करा, हमारी जो app.js है वो पेरेंट फाइल है, और उस पेरेंट फाइल के अंदर हमने home.js को कॉल कर लिया, जो कि हमारा वेबसाइट का पेरेंट होगा। पेरेंट मतलब मेन जो है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर होम की जगह कुछ लिखूँ हैप्पी न्यू ईयर, सो मैं सेव करता हूँ। सो देखो हैप्पी न्यू ईयर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो बन गया। अब हम कंपोनेंट क्यों बना रहे हैं, पेजेस तो हमने अपनी वेबसाइट के पेजेस के लिए बनाए, जैसे अबाउट का पेज हो गया, कॉन्टैक्ट का पेज हो गया, सर्विस का पेज हो गया। कंपोनेंट क्यों बना रहे हैं, कंपोनेंट अब बना रहे हैं ऐसे हमारे वेबसाइट का नैप बार हो गया। अगर मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे दिखाऊं तो हर एक चीज़ ना रिएक्ट के अंदर टुकड़ों में बटी होती है, हर एक चीज़ रिएक्ट के अंदर टुकड़ों में बटी हुई है। सो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे अगर देखोगे तो ये देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ है, ये हमारा नैप बार है, इसे बोलते हैं नैप बार। जो ऊपर की तरफ आ रहा है ना, ये जितना भी है ये सब नैप बार है हमारा। सो हम भी अपनी वेबसाइट का नैप बार क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा हमारा, नैप बार डॉट JS, इसके अंदर लिखेंगे RAFCE, ठीक है, लिख लिया। अब ये नैप बार बन गया। अब इस नैप बार को होम के अंदर कॉल करेंगे, क्योंकि होम हमारा मेन कंटेंट है, मेन कंटेनर है, और उसके अंदर ही हमारा क्या आएगा, नैप बार आएगा। नैप बार लिया है, कॉल कर। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, अभी एक एरर आ गया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमने, अब देखो ये एरर क्यों आया। अब आप फंस जाओगे, आप सोचोगे यार ये एरर आ क्यों रहा है, जबकि मैंने सब कुछ एकदम सही करा। कुछ ही नहीं करना, नैप बार के अंदर जो फाइल थी ना, मैंने उसको सेव नहीं करा था, Ctrl दबा के गया एरर। अब मैंने फाइल को सेव कर लिया है तो मेरा एरर चला गया यहाँ पर। अब एरर चला गया तो चलो अब अपना नैप बार भी क्रिएट कर लेते हैं।
सो अपना नैव बार क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक डिव लेंगे और उस डिव के अंदर सबसे पहले चीज़ें बनाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, तो डिव नहीं लेते हैं, यहाँ पर हेडर का इस्तेमाल करते हैं नैव बार क्रिएट करने के लिए। हेडर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर सजेशन नहीं आ रहा, मिल गया। हेडर के अंदर अपना नैव टैग का इस्तेमाल करेंगे। अब नैव टैग का इस्तेमाल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यार अब एक काम करते हैं, अपना डिव बनाते हैं, एक नैव बार आज के लिए कंप्लीट करते हैं, फिर इस वीडियो को एंड अप करते हैं। तो यहाँ पर डिव बनाते हैं और डिव के अंदर हम क्या करेंगे, अपना लोगो देंगे जो कि सबसे पहले आएगा। तो लोगो की जगह मैंने लोगो लिख लिया है। जनरली क्या कर सकते हैं, हम IMG टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसके बाद हमारी UL आएगी जो कि हमारी लिस्ट होगी। सो UL का इस्तेमाल करते हैं। UL के अंदर हमारी क्या होंगे, LI होंगे लिस्ट के लिए। सो हम यहाँ पर 4 LI लेंगे अभी फिलहाल के लिए। मैं इनमें नाम दे देता हूँ। सबसे पहला आपका होम, LI की जगह वैसे लिंक टैग आ जाएगा यहाँ पर। होम के बाद हम यहाँ पर दे देते हैं कॉन्टैक्ट, फिर कॉन्टैक्ट के बाद दे देते हैं अबाउट और फिर दे देते हैं सर्विस। अभी ये देखने में बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा क्योंकि देखो अभी ये हमें कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है ना। अभी ये बिल्कुल अजीब लग रहा है देखने में। तो मैं इसको एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद प्रीटियर कर देता हूँ, तो अब ये थोड़ा सही लग रहा है। अब एक काम करते हैं ना, हम ये करते हैं कि सबसे पहले अपना लोगो लेके आते हैं। तो लोगो के लिए हम एक काम करते हैं, अनस्प्लैश पे जाते हैं, कुछ भी लेके आ जाते हैं लोगो। अनस्प्लैश पे नहीं मिलेगा लोगो तो PNG वगैरह ले लेते हैं। नॉट लोगो मेकर, ये एक काम करते हैं फ्लिपकार्ट का ही उठा लेते हैं यहाँ से। नहीं, फ्लिपकार्ट का भी सही नहीं है। ठीक है चलो। अब ना लोगो चाहिए, लोगों के साथ साथ हमें बाद में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे बटन के आइकन हो गए हमारे पास, ये सारे आइकन हो गए। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर हमें कैसे कैसे आइकन चाहिए प्रोजेक्ट में। सो देखो फ्लिपकार्ट पे जाते हैं दोबारा। अब मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे। मानो कि हमें ये लॉगिन वाला एरो चाहिए, मानो हमें ये कार्ड चाहिए और मानो हमें ये सर्च वाला फंक्शन चाहिए। सो ये सारी चीज़ें ना आइकन्स होते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं। तो हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने वाले हैं इसके लिए। तो बूटस्ट्रैप में हम आइकन्स का ही इस्तेमाल करेंगे। वैसे हमने CSS टेलविंड के कर लिया है। तो आइकन्स पे क्लिक करने के बाद ना हम इसका CDN लिंक कॉपी कर लेंगे और CDN लिंक कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अपने रिएक्ट में लगा लेंगे। सो देखो कैसे लगाते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। index.html के अंदर जाना और इसमें ये हटा दो फालतू की चीज़ जो भी है, इसमें लिंक को पेस्ट कर दो। अभी ये गलत लिंक कॉपी हो गया है, मैं दिखाता हूँ कौन सा करना है हमें। ये वाला लिंक कॉपी करना है, ठीक है, सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला। ये हमारा लिंक यहाँ पर लग गया और मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ आइकन्स, ताकि हमें पता लग जाए। अब देखो मैं एक आइकन यहाँ से लेता हूँ, सर्च करता हूँ अपने बूटस्ट्रैप के अंदर एक आइकन को। तो सिंपली क्या करेंगे, होम का कोई आइकन ले लेते हैं अगर मिल जाए तो, ताकि अभी लोगो लगा सकते हैं उसमें, लेकिन आइकन से काम चला लेते हैं। लोगो लगा देंगे। तो यहाँ मैंने आइकन ले लिया। अब मैं नैव बार के अंदर क्या करूँगा, इसको हटाऊँगा यहाँ से और उस आइकन को कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। अब इसको देखते, देखो आइकन आ गया हमारे पास। अब आइकन तो आ गया हमारे पास, तो अपने अब नैव बार में देखो क्या करते हैं। सबसे पहले देंगे क्लास नेम डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स देते ही क्या होगा, फ्लेक्स देते ही क्या होगा, अभी देखो अभी तो कुछ फर्क नहीं, हाँ फर्क पड़ा फ्लेक्स देते ही। देखो जैसे ही फ्लेक्स हटाऊंगा तो ये जो लिस्ट है वो इसके नीचे आ गई होम के, लेकिन जैसे ही मैं फ्लेक्स लगा दूंगा तो क्या होगा, ये इसके साइड में आ गई। फ्लेक्स का मतलब होता है कि अरेंजमेंट कर देना आइटम्स की रॉ डायरेक्शन में। फ्लेक्स करने के बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं इसमें, लगभग 10 px की हमने पैडिंग दे दी थोड़ी सी अपने नैव बार के अंदर। और अपने इसको विड्थ दे देते हैं थोड़ी सी, क्लास नेम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, विड्थ दे देते हैं इसको लगभग 20% और साथ में बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि पता भी लगे हमें क्या हो रहा है। अब देखो हमने इसको बॉर्डर भी दे दिया और विड्थ भी। अब यहाँ पर विड्थ जो है, अब एक काम करते हैं UL के अंदर भी थोड़ी सी फ्लेक्स वगैरह लगा ही लेते हैं। फ्लेक्स लगाया इसमें भी मैंने, देखो ये सारे आइटम्स आ गए। और स्पेसिंग भी दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं ताकि इसका भी पता लग जाए।
और इसको भी विड्थ दे देते हैं अपनी कुछ लगभग 50%। देखो ये यहाँ तक गया पूरा। अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब स्पेसिंग दे देते हैं इसके अंदर, स्पेसिंग 5 की देते हैं। देखो होम कॉन्टैक्ट अबाउट सरफेस, नैप बार के अंदर अपना बैकग्राउंड कलर भी देंगे हम अभी थोड़ी देर में। अब एक काम करते हैं, अपने इसका साइज बढ़ा लेते हैं। पहले इसको क्लास नेम कर देते हैं और इसका साइज कर लेते हैं टेक्स्ट 3 XL। फटाफट से नैप बार, देखो साइज बड़ा हो गया इसका, ठीक है। अब हमने फ्लैक्स तो दिया है, फ्लैक्स के साथ दो प्रॉपर्टी और होती हैं जिनको हम देंगे यहाँ पर, अलाइन आइटम, आइटम सेंटर और आइटम जस्टिफाई सेंटर। ये हो गया यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर ये जस्टिफाई सेंटर की ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि हम सेंटर में नहीं चाहते अपने नैप बार को। ठीक है, इतना ठीक लग रहा है। इसकी विड्थ को ना 10 नहीं 3% करते हैं, बहुत रहेगी। ठीक है। और अपने यहाँ पर फ्लैक्स में भी कर देते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C दबा के मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो दोनों चीज़ एकदम बराबर लाइन में आ गई है। और अपने इसमें भी मैं अपने डिव के अंदर भी क्या है फ्लैक्स लगा देता हूँ, आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर। अब ये घर भी देखो सेंटर में आ गया। और एक काम करते हैं, हम्म, अपने नैब में स्पेसिंग देते हैं थोड़ी सी, नैब में स्पेसिंग देते हैं फ्लैक्स आइटम सेंटर और स्पेसिंग देते हैं लगभग लगभग 5 की। 5 नहीं, इसको एक काम करते हैं, ओके आइटम सेंटर तो दोबारा है, फ्लैक्स भी तो दोबारा ध्यान दे दिया। ठीक है। अब स्पेसिंग को हम क्या करते हैं, लगभग लगभग दे देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 4। ठीक है। अब इससे ठीक है, इतनी स्पेसिंग ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये तो नैप बार क्रिएट हो चुका है, अब इसको थोड़ा बैकग्राउंड कलर देते हैं अपने हेडर को, बीची येलो। हाँ, अब देख बॉर्डर को हटा देते हैं इनमें से जो भी बॉर्डर लिखे हुए हैं। अब देखो ये काफ़ी सही लग रहा है। अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है। चलो ठीक है, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं, टेक्स्ट एक्सेल। ठीक है। और फॉन्ट बोल्ड, ठीक लग रहा है, ज़्यादा बोल्ड हो गया। 300 करते हैं, बहुत कम हो गया। 700 करके देखते हैं, ज़्यादा हो गया। 6 करके, ठीक है। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमारा एक छोटा सा नैप बार क्रिएट हो गया। सो आज की वीडियो के लिए यहीं रैप करते हैं और अगली वीडियो कल के देखेंगे कि इसके आगे में क्या क्रिएट करना है। सो मिलते हैं कल की वीडियो। थैंक यू सो मच।